हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बताने वाला हूँ आपको एक बुक के बारे में। ये है हाँ अन्ना। इसको लिखा है कानूचरण ने। और बुक ख़त्म हुआ था, उनका लिखाई ख़त्म हुआ था 1933 में। इन्होंने लिखा है उड़ीसा के फेमाइन के बारे में। इसमें 1866 के फेमाइन के बारे में। उसको बोलते हैं 9 अंक का दुर्भिक्ष बोलते हैं उड़ीसा में। ये बुक मोस्टली सारे ओडिया स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया होगा। एक दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया। वर्नाकुलर लैंग्वेज में है। जब वर्नाकुलर लैंग्वेज में आप अपने सारे बुक्स पढ़ने शुरू करोगे तो बहुत सारा हिस्ट्री आपको, रीजनल हिस्ट्री आपको जानने मिलेगा। तो ये ऑल्दो एक नोवेल है, कैटेगरी नोवेल की कैटेगरी में आता है, फिर भी इसको हम बोलेंगे बहुत अच्छा रिसर्च हुआ है। जो ऑथर है उनके पिताजी प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में गवर्नमेंट में काम करते थे, तो इनके हाथ बहुत सारा गवर्नमेंट रिपोर्ट्स लगा था, तो उनको देखने के बाद इन्होंने ये बुक लिखा है। जो कैरेक्टर्स हैं इस बुक में ये सब फिक्शनल है, लेकिन सिचुएशन सारा रियल था उस टाइम पे। और कंट्री साइड वाइब्स जो हैं बुक में बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया है। आपको फील होगा कि एक उड़ीसा का एक गांव कैसे लगता था, उड़ीसा के गांव में रहना कैसा लगता होगा उस टाइम पे। ये बुक में अच्छा डिस्क्राइब किया है, आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। और कैसे जातिवाद था, कैसे झगड़ा होता था बाउंड्रीज को लेके, कैसे दो दो गांव में झगड़ा हो जाता था किस किस रीज़न से। और ये सब आपको पूरा समझ में आएगा। मतलब उड़ीसा के गांव में क्या सोशल सिचुएशन था वो आपको समझ में आएगा। फिर सिचुएशन अचानक से ख़राब हो जाता है, आपको समझ भी नहीं आएगा कब ये सिचुएशन बदल गया। तो फेमाइन का बेसिक आउटलाइन ये है कि बंगाल और उड़ीसा के जो फार्मर्स थे उन्होंने अपना सारा प्रोड्यूस बेच दिया एक साल। तो उस टाइम पे कुमुटी लोग आए थे साउथ से। कुमुटीज आर मेनली बिजनेस क्लास, आंध्रा और तमिल उधर से। तो वो लोग आके दुगना तिगुना दाम में खरीद लिए सारा अनाज, और इन्होंने बेच भी दिया। और जो कुमुटीज जो थे उन्होंने जहाज़ों में बेच दिया, जहाज चले गए बाली इंडोनेशिया उधर। तो उड़ीसा और बंगाल में पूरा खाली हो गया, इनके ग्रैनरीज जो थे सब सब अपना अपना खाली कर दिया, अनाज था ही नहीं। 5-6 महीना का छोड़ के बाकी सब बेच दिए। क्यों? क्योंकि ना आने वाले 5-6 महीने में तो उनको धान मिल जाएगा ना, निकल आएगा, तो वो लोग उतना सोच के ही बेच दिए, दूर का नहीं सोचे। और जो दूर का सोचे थे वो अपना पकड़ के बैठे थे। फिर हुआ क्या, 5-6 महीने बाद अचानक से सूखा आ गया। तो एक साल तो झटका उन्होंने सहा, जैसे तैसे करके कहीं से कुछ जुगाड़ करके वो लोग चलने लगे। फिर क्योंकि उस टाइम पे था ना, जो बेच दिया था थोड़ा थोड़ा बहुत पैसा था, सोना था और रुपया भी था उनके पास कुछ। लेकिन उसके अगले साल फिर से क्या हुआ, फिर से अगले अगले साल फिर से बाढ़ आ गया। तो इतना सिचुएशन खराब हो गया, उनके पास जितना भी सोना हो, जितना भी पैसा हो, जिसके पास जो भी हो, लेकिन अनाज नहीं है खरीदने को, या घर पे भी नहीं है खाने को। तो सिचुएशन एकदम बुरा हो गया। इस टाइम पे क्या होता है, ये जो शॉर्टेज हो गया खाने का, सोसाइटी में सारे मोरल्स और एथिक्स ख़त्म हो गए। खाने के लिए इंसान इंसान को मारने लगा, चोरी करने लगा, घर जलाने लगा। मतलब जिसके पास खाना है उसके घर जलने लगे। फिर ज़रूरत पड़ा तो जानवर को खाने लगे, ज़रूरत पड़ा तो इंसान को भी खाने लगे। कोई मर गया है तो उसके अंग प्रत्यंग को काट काट के उसको जला के खाने लगे। ये सिचुएशन हो गया था उस टाइम पे। बहुत बहुत बुरा हाल था। तो इस बुक में ऑथर का ना जो एक रवैया है कि बंगाली लोग ही उड़ीसा के दुर्दशा के लिए दायी हैं। तो ऑथर ने यही बोला है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने, मतलब ब्रिटिश भी नहीं, ब्रिटिश से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं बंगालीज। अब ऑथर देता है अपना जस्टिफिकेशन देता है, बोलता है कि 1803 तक तो ब्रिटिश मैक्सिमम पूरे उड़ीसा को कवर कर चुका था। ब्रिटिश जो है उनको टैक्सेस चाहिए थे। वो टैक्सेस के लिए क्या करते थे, इंटरमीडियरीज हायर करते थे, जैसे कि ज़मींदार, या तो विलेज के सरपंच, या तो छोटे छोटे राजा जो थे, छोटे छोटे गढ़ थे उड़ीसा में, उनके जो राजा थे उनको उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि हमको इतना इतना टैक्स चाहिए, बस। बाकी क्या करो हमको नहीं पता। तो ये होता था सिचुएशन। तो एक्चुअल जो फार्मर्स था उसका कोई सिचुएशन देखता नहीं था। उसका क्या हाल है, उसको पानी मिल रहा है कि नहीं, ज़मीन पे फार्मिंग कर पा रहा है कि नहीं, उस नोबडी इज़ बॉदर्ड अबाउट दैट, ठीक है। एक साल का जो सूखा पड़ गया उतने में ही काफ़ी था। ये लोग टैक्स नहीं दे पाए और इनके ज़मीन बिकने लगे, ऑक्शन होने लगे। कहाँ? कोलकाता में। मतलब जो लोग कभी आए नहीं उड़ीसा, जो लोग कभी ज़मीन देखे नहीं, वो लोग वहाँ पे बैठ के ऑक्शन में पार्ट लेने लेने लगे। और कौन ले रहे थे?
बंगाली क्लर्क्स या तो उनके रिलेटिव्स, और एकदम सस्ते भाव में ज़मीन के ज़मीन खरीदते जा रहे थे उधर कोलकाता में बैठ के। फिर उन्होंने भी क्या किया, वो लोग भी कभी आए नहीं और देखे नहीं कि इधर क्या हो रहा है। वो लोग भी वहाँ बैठे, वो लोग भी कुछ गुंडा हायर किए, मतलब अलग अलग जगह के अलग अलग गुंडा थे, कोई सरदार था, कोई कुछ था, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि भाई हमको ये टैक्स दे देना, बस बात ख़त्म, बाकी तुम देख लो, तुम कुछ रखना है तुम रख लो, जो भी करना है कर लो। जो सूखा आया तो ये जो फार्मर्स थे ये लोग बंगाल तब तक नहीं जा पाएंगे अपना दुखड़ा सुनाने, तो बाकी ये गुंडा लोग अपना मारधार जैसे कुछ भी करके पैसा निकालते थे, कुछ भी करते थे। तो इनका जो भी था बकाया माफ़ करना या कुछ, ये कभी हो नहीं पाया। जब बंगाल में खाने का दिक्कत हुआ, जब अनाज नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने फेलो बंगालीज़ को बचाना सही समझा। तो यहाँ का जो भी बचा कुचा अनाज था, जिन लोगों ने कहीं कुछ रखा था, तो यहाँ से वो लोग ले गए। यहाँ से लेके उन्होंने अपने नेबरहुड और आसपास कोलकाता में बाँट दिया। तो ये हाल हो गया उड़ीसा के लोगों का। इसी वजह से ऑथर जस्टिफाई करता है कि बंगाली लोग उड़ीसा के पतन के लिए दायी हैं। सिमिलरली एक और रीज़न है, मतलब वो बुक में नहीं है, कि इसी वजह से उड़ीसा पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना लिंग्विस्टिक लाइंस पे 1936 में। मतलब बंगालीज अपना लैंग्वेज थोप रहे थे उड़ीसा के ऊपर, तो ये लोग लड़े और अपने लैंग्वेज को लेके इतना स्वाभिमान आया कि उड़ीसा पहला स्टेट बन गया लिंग्विस्टिक लाइंस पे। एक और रीज़न भी देता है ऑथर, 16th सेंचुरी में चैतन्य आया और उन्होंने प्रीच करना शुरू किया, सब मोह माया है, जो जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही, ये दुनिया क्या है, कुछ नहीं है, सब त्याग दो। यही स्प्रेड करने लगे, रिलीजियस एजेंडा था उनका। लेकिन ऑथर बोलते हैं कि उड़िया लोग इतने एंटरप्राइजिंग थे, इतने ब्रेव थे, करेजियस थे, दूर दूर दराज इलाके जाते थे, सेलिंग करके जाते थे, ट्रेडिंग करके आते थे। इवन अशोक जैसे राजा को भी उन्होंने रोक दिया था, बहुत लोग मरे थे उस वॉर में। तो उनका ऐसा हिस्ट्री रहा है और फाइनली दे गिव अप टू दीज बंगालीज। तो इसी वजह से ऑथर बोलता है, फिर बोलता है कि उड़िया क्या है, उड़िया तो जानवर ही है ना, इंसान होता तो उसके राइट्स होते, जानवर के तो राइट्स ही नहीं होते। दिस इज हाउ ऑथर सेज। स्टोरी में दो कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स हैं, जग्गू और उमा, और ये लोग खाना खोजते खोजते अपना अपना रास्ता नापते हैं, एक ही गांव के हैं, धीरे धीरे अलग हो जाते हैं, खाना ढूंढते ढूंढते चले जाते हैं कौन कहीं किसी रास्ते। जला दिया गया जग्गू का घर, मतलब उसके पिताजी बहुत अनाज रखे थे, ज़मींदार टाइप के थे, तो उनका घर जला दिया गांव वालों ने अनाज के लिए। तो फिर वो घर छोड़ के निकल गया। एक सिचुएशन ऐसा भी आता है जब मतलब घोड़े के मलमूत्र में लोग ढूंढते हैं, कहीं थोड़ा दाना कुछ अनाज रह गया होगा तो हम खा लेंगे, कहीं घर के ड्रेन से पानी जा रहा है तो वहीं कुछ चावल मिल जाएगा, शायद बड़े आदमी फेंक दिए होंगे तो हम उसको खा लेंगे। तो ये सिचुएशन था उस टाइम में, मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसा बुक में जैसा हम डिस्क्राइब किया है। एक सिचुएशन ये था, जब वो ऐसे सिचुएशन में पड़ गया कि उस वो देख रहा है माँ मर चुकी है, छोटा सा बच्चा 6 महीने 1 साल का बच्चा होगा, माँ के आसपास रो रहा है, और उधर एक सियाल वेट किया है कि जग्गू कब निकलेगा तो वो बच्चे को खींच लेगा खाने के लिए। तो जग्गू इस असमंजस में पड़ गया कि बच्चे को बचाए कि छोड़ दे, और बचा भी लेगा तो बच्चे को खिलाएगा क्या, खुद के खाने के लिए तो है नहीं। तो ऐसे ऐसे सीन डिपिक्ट हुए हैं उस बुक में। अंत में ऑथर बोलता है कि भगवान है कि नहीं, भगवान का पर्पस क्या है, भगवान ने ये सब बनाया क्यों, बनाने के बाद कभी देखा भी, क्या भगवान को हमसे प्रेम है। तो मैं चाहूँगा ये बुक सब लोग पढ़ें आज के डेट में। आजकल तो हम ऑर्डर कर देते हैं, जोमेटो से आ गया, कुछ आ गया, कहीं से कुछ हो जाता है, गवर्नमेंट दिला देता है 5 kg चावल, ये सब है। लेकिन उस टाइम पे एक एक दाने के लिए लोग लड़ रहे थे। तो यू शुड अप्रिशिएट व्हाट यू हैव टुडे। आई विल गिव दिस बुक 5 out of 5। आई विल रिकमेंड दिस बुक, जैसे भी हो आप पढ़ो इसको। ऑल द बेस्ट, बाय।